हेलो स्टूडेंट्स, वीकेएस कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने प्रबंध की प्रकृति को समझा था। प्रबंध की प्रकृति के जो मुख्य रूप से चार बिंदु थे वो थे आपके प्रबंध बहुविधा के रूप में, प्रबंध एक विज्ञान एवं कला के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में और प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया के रूप में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र जो है उसका डिस्कशन हम पहले भी थोड़ा बहुत कर चुके हैं। जैसा कि हमने प्रबंध की जो विशेषताएं थी उनमें समझा था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया होने का मतलब ये है कि प्रबंध का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। ये प्रत्येक काल परिस्थिति में लागू होता है। साथ ही साथ संगठन चाहे छोटे हों, संगठन चाहे बड़े हों, संगठन चाहे व्यापारिक हों, गैर व्यापारिक हों, चाहे जैसा भी संगठन हो, सभी संगठनों में प्रबंध समान रूप से लागू होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका और डिटेल में जाएंगे और डीपली समझेंगे कि प्रबंध का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, यानी प्रबंध किन किन क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रबंध का क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रबंध का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर प्रबंध काम करता है। और ऐसे ऐसे संगठन जहाँ पे हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ पे भी हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंध की अवधारणा सभी प्रकार के संगठनों, चाहे वो व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक, छोटे हों या बड़े, समान रूप से लागू होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रबंध जो है वह सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, व्यापारिक हों या गैर व्यापारिक हों, सभी प्रकार के संगठनों में प्रबंध समान रूप से लागू किया जाता है। देखिए, प्रबंध का जो क्षेत्र है उसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रमुख प्रबंध शास्त्री जिनका नाम है हेनरी फियोल, उन्होंने एक परिभाषा के माध्यम से भी प्रबंध के क्षेत्र को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं हेनरी फियोल ने क्या कहा है इस संदर्भ में। हेनरी फियोल ने कहा है, प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो स्टूडेंट्स, हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंध जो है वो एक सार्वभौमिक विज्ञान है, और जैसा कि हमने पहले भी इसमें देखा कि ये सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है। और हेनरी फियोल भी यही कहते हैं कि प्रबंध जो है वो वाणिज्य में या उद्योग हो या राजनीति हो, धर्म हो, युद्ध हो या जन कल्याण हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिस पर प्रबंध लागू नहीं होता। तो इसीलिए अपन उसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक क्रिया भी कहते हैं। तो सभी प्रकार के संगठनों में जहां जहां कोई क्रिया की जाती है, व्यवस्थित क्रियाएं की जाती है, वहां वहां प्रबंध की परिकल्पना संभव है, यानी वहां प्रबंध को लागू किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र को अगर अपन अध्ययन करना चाहें तो कितने भागों में बांटकर अपन उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रबंध का जो क्षेत्र है वो 3 वर्गों में विभाजित है, यानी प्रबंध के स्कोप को आप 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा जो वर्ग है वो है गैर व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, और तीसरा जो इसका है पार्ट वो है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो एक एक करके हम इन तीनों ही वर्गों की डिटेल्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्तमान जिस युग में हम जीवन यापन कर रहे हैं उस युग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मतलब आज जो व्यापार है वो व्यापार किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित या किसी राज्य से संबंधित या किसी देश से संबंधित व्यापार नहीं है। वर्तमान में जो व्यापार किया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, और वहां पर हमें विभिन्न देशों से किसी भी प्रोडक्ट के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण विभिन्न पक्षों से हमारी जो अपेक्षाएं हैं या विभिन्न पक्षों की प्रबंध से जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे व्यापार का जो आकार होता था वो बहुत ही छोटा होता था और व्यापारी अपने स्तर पे उसको डील कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ा वैसे वैसे प्रबंधकों की जो आवश्यकता थी वो भी बढ़ती चली गई।
अब व्यापार थोड़ा बढ़ा तो बढ़ने से एक प्रबंधक से काम चल जाता था, फिर और बढ़ा तो 2 प्रबंधक, फिर और बढ़ा तो 3 प्रबंधक। तो इस तरह से प्रबंधकों की जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। वर्तमान समय में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, तो व्यापार से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनकी अपेक्षाएं हमसे बढ़ गई हैं, और इस कारण प्रबंध के जो प्रत्येक कार्य है उन कार्यों को करने के लिए भी हमें एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ने लगी है। आप इसको इस तरह से समझिए कि पहले हम जब बीमार होते थे तो किसी डॉक्टर को दिखाने जाते थे, और हमारा जो इलाज होता था वो एक डॉक्टर कर देता था। वो डॉक्टर खांसी की दवाई भी दे देता था, जुकाम की भी दे देता था, आंख में कोई प्रॉब्लम है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, सर में कोई प्रॉब्लम है, तो सारी समस्याओं का समाधान वो एक ही डॉक्टर कर देता था। लेकिन धीरे 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 हर चीज का स्पेशलाइजेशन होने लगा। ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम न्यूरो के पास जाते हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग बीमारियों से संबंधित जो डॉक्टर हैं हम उनको दिखाते हैं ताकि हमें उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। और यही जो चीज है वो ठीक प्रबंध पे भी लागू होती है। पहले जो प्रबंध के कार्य थे वो किसी एक प्रबंधक के द्वारा ही संपादित कर लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान जो दौर है उस दौर में चूंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो प्रबंध से संबंधित जो विभिन्न क्रियाएं हैं, प्रबंध से संबंधित जो विभिन्न कार्य हैं वो कर पाना किसी एक प्रबंधक के बस की बात नहीं है, और इस कार्य के लिए हमें अलग अलग प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी प्रबंध से संबंधित कार्यों के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ने लगी है। तो इसी को अपन ने कहा व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना पहला बिंदु। पहला बिंदु है व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। तो क्या है इसमें? इसमें है किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रबंध को क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। यानी किसी एक उपक्रम में, यानी एक संगठन में जो निष्पादित होने वाली बहुत सारी क्रियाएं हैं। अब बहुत सारी क्रियाएं क्या हो सकती हैं? वहां पे उत्पादन भी होता है, वहां पे भंडारण भी होता है, वहां पे वितरण भी होता है, वहां पे पर्टिकुलर किसी चीज का पैकिंग वगैरह भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। तो यहाँ पे व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र ना वो ये बता रहा है कि किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रबंध को, अलग अलग क्रियाएं हैं और उनके प्रबंध को प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में विभिन्न पक्षों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है, और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य, यानी जो भी कार्य उपक्रम में संपादित किए जाते हैं, चाहे वो छोटे हो और चाहे बड़े हो, उन सभी कार्यों का संपादन करने हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमें हर कार्य के लिए जो काम पहले एक ही प्रबंधक कर लेता था, अब अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है कि स्पेशलिस्ट चाहिए हमें उस कार्य को संपादित करने के लिए, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। आगे देखिए इसमें उपक्रम की प्रत्येक क्रिया को पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाने लगा है। यानी उपक्रम में जो भी क्रियाएं संपादित होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा, यानी स्पेशलिस्ट जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा पूरी की जाने लगी है। अब क्या क्या क्रियाएं हैं देखिए इसमें, आगे बिंदुओं के माध्यम से भी अपन समझेंगे। उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं, सामग्री का प्रबंध हो सकता है, विपणन का प्रबंध हो सकता है, वित्त का प्रबंध करना, सेवा वर्गीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन का प्रबंध, निर्यात व आयात का प्रबंध, शोध एवं विकास कार्यों का प्रबंध, लेखाकर्म का प्रबंध। इसी प्रकार ये जो बहुत सारे कार्य हैं वो पहले किसी एक प्रबंधक के द्वारा संपादित किए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में हमें ये सारे के सारे कार्य अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा संपादित करवाने पड़ते हैं। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी चीज को कहा जाता है व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स अब हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्यावसायिक प्रबंध का जो क्रियात्मक क्षेत्र होता है उसमें सबसे पहला बिंदु जो है वो है आपका उत्पादन प्रबंध।
तो एक प्रबंधक जो कि उत्पादन प्रबंधक कहलाता है, उस उत्पादन प्रबंधक को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मुख्य रूप से जो उत्पादन प्रबंधक होता है उसको दो कार्य करने होते हैं। एक तो होता है उत्पादन का नियोजन और दूसरा होता है किस्म का नियंत्रण। देखिए उत्पादन नियोजन जो होता है उसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है। उत्पादन नियोजन का मतलब है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन से संबंधित प्लानिंग करना, कब उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन सब बातों का निर्धारण किसको करना पड़ता है, उत्पादन प्रबंधक को करना पड़ता है। तो उत्पादन प्रबंधक का पहला कार्य तो हो गया उत्पादन का नियोजन करना। इसके बाद उत्पादन प्रबंधक का जो दूसरा कार्य है वो है किस्म का नियंत्रण, यानी किस्म का नियंत्रण का मतलब क्वालिटी का कंट्रोल। देखिए प्रोडक्ट्स जो है वो अब एक देश की सीमाओं के भीतर तो बिकते नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में भी जाने लगे हैं, दूसरे देशों को भी माल बेचने लगे हैं। और जब हम दूसरे देशों को माल बेचते हैं तो वहां पर जो माल भेजा जा रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो मस्ट है कि अच्छी होनी चाहिए। तो एक उत्पादन प्रबंधक जो होता है वह किस्म नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार हम उत्पादन प्रबंधक के द्वारा उत्पादन नियोजन और किस्म नियंत्रण का कार्य संपादित करवाते हैं। इसके बाद प्रबंध का एक और जो कार्य है वो है सामग्री प्रबंध। सामग्री प्रबंध क्या होता है? सामग्री प्रबंध जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सामग्री का प्रबंध। तो एक सामग्री का प्रबंध करने वाला जो स्पेशलिस्ट प्रबंधक होता है वो क्या क्या कार्य करता है वो इसके अंतर्गत अपन इसमें देखेंगे। इसमें जो पहला कार्य वो करता है वो है सामग्री का क्रय करना, सामग्री का भंडारण, सामग्री की उठाई धराई, स्टॉक से संबंधित व्यवहार और नियंत्रण यानी मटेरियल कंट्रोल। ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? एक सामग्री प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट? तो विपणन प्रबंध, विपणन का मतलब होता है विक्रय। और विपणन प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? तो इसमें होता है निर्मित वस्तुओं का विक्रय करना, जो वस्तुएं हमने तैयार करी हैं, प्रोडक्शन करा है फैक्ट्रीज के माध्यम से, उनकी बिक्री करना या उनको बेचना। इसके अलावा विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन का मतलब माल की बिक्री बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास क्या कहलाते हैं? विक्रय संवर्धन कहलाते हैं। तो विक्रय संवर्धन का कार्य भी विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स बाजार शोध। बाजार शोध का मतलब है मार्केट रिसर्च। देखिए स्टूडेंट जितनी भी कंपनीज हैं बाजार में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले विभिन्न प्रकार के रिसर्च करवाती है। और रिसर्च इस बात के करवाती है कि वर्तमान में उपभोक्ताओं की रुचि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में है, यानी किस प्रकार की वस्तुएं वो खरीदने के इच्छुक हैं। उनकी रुचि के अनुसार ही फिर वो अपना उत्पादन शुरू करती है। तो विपणन प्रबंध के अंतर्गत ही विभिन्न कंपनियों के द्वारा बाजार शोध यानी कि मार्केट रिसर्च का जो कार्य है वो करवाया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विक्रय शाखाओं की स्थापना, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा विभिन्न कंपनियों के जो स्टोर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे खुले होते हैं। मोस्टली आप अभी देखोगे तो जियो के स्टोर है या एयरटेल के स्टोर है या पर्टिकुलर एमआई के जो स्टोर है, मोबाइल कंपनी जो है, तो वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो विक्रय शाखाओं की स्थापना के अंतर्गत आते हैं और ये सारा कार्य भी किसके अंतर्गत करवाया जाता है? विपणन प्रबंध के अंतर्गत करवाया जाता है। इसके अलावा विक्रय शाखाओं का संचालन और वितरण श्रृंखलाओं का चयन, ये सारे के सारे कार्य विपणन प्रबंध के अंतर्गत करवाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वित्त प्रबंध। तो वित्त प्रबंध के अंतर्गत पूंजी की जरूरतों का निर्धारण, पूंजी स्रोतों की जानकारी, पूंजी की प्राप्ति एवं उसका सर्वोत्तम उपयोग। कितनी चीजें हो गई इसमें स्टूडेंट्स? पहली चीज हो गई पूंजी की जरूरतों का निर्धारण, यानी हमारे उपक्रम में हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है इस बात का निर्धारण करना। उसके बाद जितनी पूंजी की आवश्यकता है उसमें से जो पूंजी है वो हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, यानी पूंजी स्रोतों की जानकारी। इसके पश्चात जब पूंजी स्रोतों की जानकारी हो जाएगी फिर पूंजी की प्राप्ति यानी पूंजी को प्राप्त करना और फिर उसका सर्वोत्तम उपयोग यानी उसका जो मैक्सिमम यूज, ये सारी चीजें वित्त प्रबंधक के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेवावर्गीय प्रबंध। देखिए स्टूडेंट्स, सेवावर्गीय प्रबंध जो है वो आपके लिए नया शब्द है, आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। मोटे तौर पे इसमें होता क्या है वो मैं समझा देता हूँ, फिर अपन पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें सेवावर्गीय प्रबंध से मतलब यह है कि प्रत्येक कंपनी, फर्म या मल्टीनेशनल कंपनी है, फर्म चाहे छोटी है बड़ी है, कंपनी बड़ी है या छोटी है,
सभी में कर्मचारियों के प्रबंध के लिए जो कार्य करने के लिए जो विभाग खोला जाता है उसको सेवा वर्गीय विभाग कहते हैं। अब इसका काम क्या है, इसके अंदर किस चीज का प्रबंध किया जाता है, तो वो समझिए। सेवा वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों को भर्ती करना, उनको चयन करना, उनका प्रशिक्षण संपादित करवाना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और उनकी कार्य दशाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो सारे के सारे सेवा वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके कार्य का मूल्यांकन, वो कैसा कार्य कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, उनको जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। इसके अलावा योग्यता का अंकन, यानी उनकी समय समय पर योग्यताओं को जांचना कि क्या वो कार्य को करने में सक्षम है या नहीं है। इसके अलावा श्रम कल्याण, श्रम कल्याण का मतलब होता है श्रमिकों का कल्याण, और उससे संबंधित कार्य। सामाजिक सुरक्षा, यानी उन्हें रिटायरमेंट के पश्चात जो सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए बुढ़ापे के लिए, वो सारे कार्य भी सेवा वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत ही किए जाते हैं, जैसे पेंशन से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना और उनका संचालन करना। इसके अलावा दुर्घटनाओं की रोकथाम, श्रमिक जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कई बार मशीनों में आ जाने के कारण उनके हाथ पांव जो है वो अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, या दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो अपंग हो जाते हैं, तो उनकी रोकथाम से संबंधित जो कार्य हैं। इसके अलावा उनकी कार्य करने की दशाओं में सुधार, यानी कि जो वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उस स्थान को ज़्यादा बेटर बनाना, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, वो समस्त कार्य भी सेवा वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा का मतलब है कि श्रमिकों और मालिकों के बीच अक्सर विभिन्न बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और उन विवादों के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस कार्य को रोकने के लिए, यानी उत्पादन को प्रभावित होने से रोकने के लिए, उनके मध्य जो विवाद होते हैं, उनके मध्य जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका निपटारा करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, सेवा वर्गीय प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है हमारा कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत वो समस्त कार्य हम करते हैं जो कि किसी कार्यालय का संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब एक कार्यालय में क्या कार्य होते हैं, एक कार्यालय में पत्र भेजे जाते हैं, पत्र प्राप्त किए जाते हैं, तो पत्र व्यवहार से संबंधित कार्य हो गए, सूचना प्राप्ति एवं उनका प्रेषण। इसके अलावा संस्था के भीतर कार्य करने वाले जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके मध्य एक संपर्क श्रृंखला को बनाना भी किसका कार्य है, कार्यालय प्रबंध का कार्य है। तो कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत हम पत्र व्यवहार करना, सूचना प्राप्ति व प्रेषण करना और संस्था के भीतर संपर्क श्रृंखला बनाए रखना, ये समस्त कार्य हम कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार अगला है परिवहन प्रबंध। परिवहन प्रबंध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिवहन प्रबंध यानी आने जाने का प्रबंध। तो क्या है इसमें, माल, अब आना जाना किस किस का हो सकता है, माल का भी हो सकता है और व्यक्तियों का भी हो सकता है। तो माल व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च, देखिए यहाँ पे शब्द काम में लिया है कम खर्च एवं समय, यानी कि समय भी बचाना है और खर्च भी कम रखना है, कम खर्च व समय में सुरक्षित पहुंचाना। तो परिवहन प्रबंध का क्या कार्य हुआ, माल व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च व समय में सुरक्षित पहुंचाना, ये कार्य हो गया आपका परिवहन प्रबंध का। इसके अलावा नेक्स्ट है निर्यात व आयात प्रबंध। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि माल को देश के बाहर भेजना और बाहर से माल को मंगवाना निर्यात या आयात कहलाता है। तो निर्यात और आयात से संबंधित जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, निर्यात और आयात प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी जो फर्में वगैरह काम करती हैं उनमें एक अलग से प्रबंध का विभाग बनाया हुआ होता है, उसको कहते हैं शोध एवं विकास प्रबंध। तो इस विभाग का क्या काम होता है, इस विभाग का मुख्य तौर पे यही कार्य होता है कि वह नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करे, उनका विस्तार करे और नवाचार से संबंधित यानी नए प्रोडक्ट लाने से संबंधित जो कार्य हैं वो संपादित करे। और इसके लिए स्पेसिफिक जो विभाग बनाया गया होता है उसका नाम होता है शोध एवं विकास विभाग। इसके बाद नेक्स्ट है लेखाक्रम प्रबंध। ये सामान्यतः सभी जगह पे होता है, जो भी उपक्रम है व्यावसायिक हैं और कई गैर व्यावसायिक में भी लेखाक्रम होता है। तो वित्तीय और लागत, देखिए दो चीजें आई हैं इसमें, वित्तीय और लागत, ये आप समझेंगे। वित्तीय और लागत लेखे रखने का कार्य जो है वो लेखा प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय लेखे कौन से होते हैं,
वित्तीय लेखे वो लेखे होते हैं जो कि व्यावसायिक या व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखे जाते हैं। इसके अलावा लागत लेखे कौन से होते हैं? लागत लेखे वो लेखे होते हैं जो कि उत्पादन करने वाली संस्थाओं के द्वारा रखे जाते हैं। जहां पे माल का प्रोडक्शन होता है वहां पे लागत लेखे रखे जाते हैं, और जहां पे बना बनाया माल खरीदा और बेचा जाता है वहां पे मुख्यतः वित्तीय लेखे रखे जाते हैं। तो ये दोनों ही कार्य लेखाक्रम प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई राशियों की प्राप्ति हो, रकम कहीं पे प्राप्त हो रही हो या उसका भुगतान किया जा रहा हो, तो उसका लेखा जोखा भी लेखाक्रम प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ये देखा कि व्यावसायिक प्रबंध का जो क्रियात्मक क्षेत्र है उसका सीधा सा मतलब इतना ही है कि पहले जो कार्य एक प्रबंधक के द्वारा संपादित किए जाते थे, वही कार्य अब अलग अलग विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग प्रबंधकों के द्वारा संपादित किए जाने लगे हैं। और इसमें हमने देखा है उत्पादन प्रबंध का कार्य, सामग्री प्रबंध का कार्य, विपणन प्रबंध का कार्य, वित्त प्रबंध का कार्य, सेवा वर्गीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन प्रबंध, शोध एवं विकास, निर्यात आयात प्रबंध और लेखाक्रम प्रबंध जैसे अलग अलग कार्य अलग अलग प्रबंधकों के द्वारा संपादित करवाए जाते हैं। और यही जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहलाती है। तो आप इसको समझेंगे कि एक उपक्रम में संपादित की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का प्रबंध विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग प्रबंधकों से करवाना ही क्या कहलाता है? व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है हमारा गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गैर व्यवसायिक प्रबंध। गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्या मतलब है? ऐसे संस्थान जो कि व्यवसायिक नहीं है, जिनमें व्यापारिक क्रियाएं संपादित नहीं की जाती, उन संस्थानों का प्रबंध करना क्या कहलाता है? गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। गैर व्यवसायिक प्रबंध में पहला जो बिंदु है वो है जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध। जन उपयोगी सेवाएं कौन सी होती हैं? जैसा कि हमने सुना है या देखा भी है अपन ने कि जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आता है बिजली, पानी, गैस, परिवहन, संचार और चिकित्सा। तो बिजली से संबंधित जो सेवाएं हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं, पानी से संबंधित जो सेवाएं हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध की जाती हैं, या फिर गैस से संबंधित जो घरेलू गैस है उससे संबंधित जो सेवाएं सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध करवाई जाती हैं, परिवहन से संबंधित सेवाएं हैं, संचार से संबंधित सेवाएं हैं, चिकित्सा से संबंधित सेवाएं हैं, ये सारी की सारी सेवाएं जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये गैर व्यवसायिक है? बिजली हमें फ्री में मिलती है, क्या हम उसके लिए मूल्य चुकाते हैं? जब मूल्य चुकाते हैं तो वो गैर व्यवसायिक कैसे माना गया है? इसके अलावा पानी जो है उसके लिए हम मूल्य चुकाते हैं, तो फिर वो गैर व्यवसायिक क्यों है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, चाहे परिवहन हो या संचार हो या चिकित्सा हो, ये समस्त वस्तुएं जन उपयोगी कैटेगरी में मानी जाती है। यानी सरकार हमसे पैसा तो लेती है इनका, लेकिन जितना हमसे पैसा लिया जाता है उससे कहीं अधिक हमें सुविधाएं इनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। अतः जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत इनका प्रबंध माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो बिंदु है वो है वातावरण का प्रबंध। देखिए स्टूडेंट्स, जिन उपक्रमों का संचालन हमारे द्वारा किया जाता है वो सभी प्रकार के जो उपक्रम है वो किसी न किसी रूप में वातावरण को प्रभावित करते हैं, और कुछ उपक्रम ऐसे होते हैं जो कि आसपास के वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। अब प्रदूषण कई प्रकार से हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो जाता है, वायु प्रदूषण भी हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं। तो उसके कारण हमारा जो आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसको अपन कहते हैं वातावरण का प्रबंध। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा का प्रबंध के अंतर्गत स्टूडेंट समझ लीजिए कि शिक्षा के प्रबंध में जितनी भी शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं वो सारे के सारे आते हैं शिक्षा प्रबंध के अंतर्गत। शिक्षा प्रबंध के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे जो शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, तकनीकी शिक्षा जो उपलब्ध करवाई जाती है, उन सब की जो व्यवस्था करना होता है वो आता है आपका शिक्षा प्रबंध के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षा प्रबंध। प्रतिरक्षा प्रबंध एक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है देश की रक्षा से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित, सैन्य सुरक्षा से संबंधित जो प्रबंध है वो इसके अंतर्गत माना जाता है।
अब देश के जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पे आर्मी है या एयरफोर्स है या फिर नेवी जो है उसका स्थापना करना, उनका संचालन करना और उनको कंट्रोल करना जो है वो प्रतिरक्षा प्रबंध का पार्ट माना जाता है। इसके बाद है हमारा न्याय प्रबंध। तो न्याय प्रबंध में आप समझ लीजिए देश में जो कोर्ट चलती हैं जितनी भी, या फिर जहाँ जहाँ न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली का जो सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है उसका मैनेजमेंट करना न्याय प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसमें आपने देखा होगा जिला स्तर पे जिला न्यायालय, इसके अलावा राज्य स्तर पे हाई कोर्ट्स, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है और इसके अंतर्गत हम अपराधों की सुनवाई और न्याय दिलाने से संबंधित कार्य करवाते हैं। तो न्याय प्रबंध जो होता है उसके अंतर्गत जितने भी क्राइम्स होते हैं और उन क्राइम्स के बदले जो न्याय दिलवाना होता है वो सारे कार्य न्याय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तकनीकी प्रबंध। तो तकनीकी प्रबंध के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, देश में उनका विकास करना, उनका विस्तार करना और इनोवेशंस लेके आना, ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो तकनीकी प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद उपरोक्त दो बिंदुओं के अलावा स्टूडेंट्स वर्तमान में प्रबंध के कुछ नवीन क्रियात्मक क्षेत्र भी उत्पन्न हो गए हैं और ये नवीन क्रियात्मक क्षेत्र जो हैं वो बेसिकली वर्तमान व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप उत्पन्न हुए हैं। तो ये क्या है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, तो इनको भी एक बार अपन देख लेते हैं। नवीन क्रियात्मक क्षेत्रों में आता है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं या फिर फर्म्स हैं उनका मैनेजमेंट करना, निर्यात आयात का प्रबंध करना, विनियोग से संबंधित जो पोर्टफोलियो है उनका प्रबंध करना, उद्यमिता का प्रबंध करना, एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट इसमें आता है। इसके अलावा लघु व्यवसाय जो होते हैं उनका प्रबंध करना, फार्म का प्रबंध करना, थोक एवं फुटकर व्यापार का प्रबंध करना, जोखिम एवं सुरक्षा से संबंधित प्रबंध करना, विपणन शोध प्रबंध करना। देखिए स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो उच्च स्तरीय अध्ययन में आपके सामने आएंगे जब आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज करेंगे उन कोर्सेज में इनकी डिटेल वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा परिवर्तन का प्रबंध करना, कार्यक्रम यानी इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत ही फेमस हो रहा है वर्तमान में। बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उनके जो आयोजक होते हैं वो इवेंट मैनेजर का सहारा लेते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा संघर्षों का प्रबंध है, उद्योगों और संगठनों में जो लगातार झगड़े होते हैं उन विवादों का निपटारा करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो संघर्षों के प्रबंध के अंतर्गत आता है। सीखने का प्रबंध है, समय का प्रबंध है और ज्ञान का प्रबंध है। फिलहाल स्टूडेंट्स आपको बस इतना जानना जरूरी है कि नवीन क्रियात्मक क्षेत्र कौन से हैं, इनकी जो डिटेल स्टडीज हैं वो आपके आने वाले जो स्टडी है आफ्टर 12th कॉलेज लेवल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनकी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर फर्स्ट आज समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनका रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।